हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 के बोर्ड स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको बताया जा रहा है कि आपका एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज़ शुरू हो चुका है। और फर्स्ट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, सेकंड चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो चुका है। आप उस क्लास को अटेंड कीजिए। एमसीक्यू से रिलेटेड जितने भी डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर कर दिए गए हैं। और आज हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ते हुए हम लोगों का जो नेक्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, हम लोग उस चैप्टर के एमसीक्यू पर आज हम लोग फोकस करने जा रहे हैं। आप क्लास को ध्यान से अटेंड कीजिए। आपके पास 4 ऑप्शंस आएंगे, जहां पर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी आपको एमसीक्यू समझाया जाएगा, ताकि आप पूरे कॉन्फिडेंट होकर के एग्जामिनेशन हॉल में अपने परीक्षा में उपस्थित हो और आंसर को अच्छे से लिखें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेस्टेड बाय एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस मतलब क्या हुआ? एमनियोटिक फ्लूइड निकाल करके उसकी जांच करना, है ना। आपके पास 4 ऑप्शन है। एमनियोसेंटेसिस के मदद से हम जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में पता लगा सकते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में जान सकते हैं, हेल्थ ऑफ एम्ब्रियो के हेल्थ के बारे में, भ्रूण के स्वास्थ्य के बारे में हम पता लगा सकते हैं, और डी ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर ये बता दें आपको कि जो एमनियोसेंटेसिस है, जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड निकाल करके उसकी जो जांच की जाती है वो तीनों के लिए की जाती है। भ्रूण में या होने वाले बच्चे में किसी प्रकार का जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, माँ और पेरेंट्स इसकी भी जांच करवाते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन पे रोक लगा दिया गया है क्योंकि देखा गया कि फीमेल फिटिसाइड बढ़ चुका था, है ना, मादा भ्रूण हत्या बढ़ चुका था, इसलिए इस पर रोक लगा दिया गया। लेकिन होता है, एमनियोसेंटेसिस से सेक्स डिटर्मिनेशन भी होता है और हेल्थ ऑफ एम्ब्रियो, भ्रूण के स्वास्थ्य के बारे में भी हम लोग जान सकते हैं। सो आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा डी ऑल ऑफ दिस। एमनियोसेंटेसिस के मदद से हम जेनेटिक डिसऑर्डर, सेक्स डिटर्मिनेशन और एम्ब्रियो के हेल्थ के बारे में, सबके बारे में पता लगा सकते हैं। सो डी विल बी द राइट आंसर, ऑल ऑफ दिस। बढ़ते हैं अपने एमसीक्यू सीरीज में क्वेश्चन नंबर 2 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ ओरल कंट्रासेप्टिव पिल। कंट्रासेप्टिव पिल मतलब होता है गर्भ निरोधक गोली, और ओरल मतलब जो खाया जा सके, है ना। तो आपके पास 4 ऑप्शंस है, ए ऑक्सीटोसिन, बी प्रोलैक्टिन, सी प्रोजेस्टेरॉन और डी रिलैक्सिन। तो जो ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं, जो गर्भ निरोधक गोलियां जिनको खाया जाता है, उसका मेन जो मुख्य अवयव है वो क्या है? वो आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन या मानव संश्लेषित सिंथेटिक प्रोजेस्टिन। ये भी किसी किसी बुक में मिलेगा आपको। ऑक्सीटोसिन नहीं होगा, ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन कहा जाता है ना, बर्थ हार्मोन। प्रोलैक्टिन जिससे मिल्क का निर्माण होता है। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा? ओरल कंट्रासेप्टिव पिल का जो मुख्य कंस्टिट्यूएंट्स है, जो मुख्य अवयव है, वो क्या है? वो प्रोजेस्टेरॉन है या प्रोजेस्टिन। ये दोनों में से जो ऑप्शन रहेगा वो आपका सही आंसर। ठीक, सो सी विल बी द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, ए 11 जुलाई, बी 5 जून, सी 1 दिसंबर और डी 8 मार्च। स्टूडेंट्स को ये बता दें कि विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, ये आपका सही आंसर है। 5 जून जो है ये विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ठीक है, 5 जून को वो मनाया जाता है। 1 दिसंबर जो है ये विश्व एड्स दिवस, वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। हो गया। और 8 मार्च आपको पता है आने ही वाला है, इस दिन हम लोग महिला दिवस यानी कि विमेंस डे मनाते हैं, है ना, विमेंस डे। सो सही आंसर क्या है? 11 जुलाई।
और एक क्वेश्चन अभी एक और इम्पॉर्टेंट है कि जब जनसंख्या अधिक से अधिक बढ़ जाएगी तो उसके लिए आप कौन सा टर्म यूज करेंगे, 1 नंबर का क्वेश्चन आने का चांस है। जब जनसंख्या अधिकाधिक बढ़ जाती है तो एक टर्म हम लोग यूज करते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन या जनसंख्या विस्फोट, है ना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, एक्सप्लोजन, ठीक है। जब जनसंख्या जरूरत से ज़्यादा बढ़ जाए तो उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, उसको कहा जाता है जनसंख्या विस्फोट या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। आते हैं अपने ओरिजिनल क्वेश्चन में। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 कराया गया है चैप्टर 2, जब आप पढ़ रहे थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसमें यह क्वेश्चन कराया गया है। सर्जिकल स्टरलाइजेशन इन मेल इज कॉल्ड, है ना, सर्जिकल स्टरलाइजेशन। तो मेल की बात जब हो रही है तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? वैसिक्टोमी। वी से वैसिक्टोमी और वी से नर जनन तंत्र का एक भाग वास डिफरेंस, यही सर्जिकली काट के ब्लॉक कर दिया जाता है। तो वास डिफरेंस को हटाया गया, प्रक्रिया क्या कहलाई? वैसिक्टोमी। मेल में वैसिक्टोमी और फीमेल में ट्यूबेक्टोमी, जिसमें कि फेलोपियन ट्यूब को सर्जिकली काट के ब्लॉक कर दिया जाता है, फेलोपियन ट्यूब। पर यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन मेल पूछा जा रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फीमेल। अगर मेल में आंसर क्या हो जाएगा? वैसिक्टोमी। और अगर फीमेल क्वेश्चन में डिमांड करेगा तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। ये बर्थ कंट्रोल प्रोसीजर, बर्थ कंट्रोल मेथड है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, जेनाइटल वार्ड्स आर स्प्रेड ड्यू टू। एसटीडी आपका ध्यान जा रहा होगा, एसटीडी का फुल फॉर्म होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो जेनाइटल वार्ड जो है एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, वो कैसे फैलते हैं? आपका सही आंसर इसमें है, आपके पास 4 ऑप्शंस है। 4 ऑप्शंस कौन कौन है? ऑप्शन ए है हेपेटाइटिस ए वायरस, बी है हर्पिस वायरस, सी है पेपिलोमा वायरस और डी है ट्राइकोमोनास। आपका सही आंसर हो जाएगा पेपिलोमा वायरस, जिसमें कि किसी किसी बुक में HPV लिखा हुआ आता है। HPV स्टैंड्स फॉर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जिसके चलते आपको जेनाइटल वार्ड्स नामक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है। सही आंसर पेपिलोमा वायरस। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6, द मेथड ऑफ डायरेक्टली इंजेक्टिंग अ स्पर्म इनटू ओवम इज। जब किसी स्पर्म को डायरेक्टली, स्पर्म क्या हुआ? शुक्राणु, नर युग्मक, डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जाता है ओवम यानी कि अंडाणु, मादा युग्मक में, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपका सही आंसर यहाँ पर बी है ICSI। ICSI स्टैंड्स फॉर इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म ट्रांसफर, है ना। ये आपका सही आंसर है, ठीक है, ICSI ये सही आंसर है। ET स्टैंड्स फॉर एम्ब्रियो ट्रांसफर, GIFT गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर और ZIFT जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। यहाँ पर G का मतलब गैमेट और यहाँ पर Z का मतलब जाइगोट, ठीक है। पूछता है कि वह प्रक्रिया जिसमें डायरेक्ट स्पर्म को ओवम में इंजेक्ट कर दिया जाता है तो वह प्रक्रिया कहलाती है ICSI, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म ट्रांसफर। सो द करेक्ट आंसर बी, ICSI। क्वेश्चन नंबर 7, HIV डिस्ट्रॉयज विच सेल इन एड्स डिजीज। ये अभी आपका जस्ट मॉडल क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन था। HIV डिस्ट्रॉयज विच सेल इन एड्स डिजीज? HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। यहां पर देखो HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। हो सकता है 1 नंबर का लिखने के लिए आ जाए कि HIV का फुल फॉर्म लिखे। फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। और एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये एड्स का फुल फॉर्म। तो क्वेश्चन पूछता है कि HIV जो है वो एड्स नामक बीमारी में किस सेल को नष्ट करती है? आपके पास 4 ऑप्शंस है, A B सेल्स, B C सेल्स,
सी T4 लिम्फोसाइट्स एंड डी बोथ एंड बी। आपका सही आंसर हो जाएगा T4 लिम्फोसाइट्स, यानी कि हेल्पर टी सेल्स को HIV नष्ट करती है। ठीक, अभी मॉडल क्वेश्चन में भी इसको सॉल्व किए हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे? विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष हम लोग कब मनाते हैं? आपका सही आंसर है, हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष 7 अप्रैल को मनाते हैं। 7 अप्रैल, 7 अप्रैल इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड हेल्थ डे। ठीक, बढ़ते हैं अपने आगे क्वेश्चन में। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज इज, है ना, लैंगिक संचारित रोग कौन है? तो इसमें देखते हैं, हमारे पास 4 ऑप्शंस है। ए मिजल्स, बी टीबी, सी गोनोरोइया एंड डी टाइफॉइड। मिजल्स वायरस के चलते, टीबी मतलब ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के चलते, टाइफॉइड भी बैक्टीरिया के चलते, तो गोनोरोइया विल बी राइट आंसर। गोनोरोइया, साइफिलिस, ये सब बैक्टीरिया से होने वाले एसटीडी हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं। पूछता है कभी कभी कि बैक्टीरिया से होने वाले 2 एसटीडी का नाम लिखे, तो एक आपका यहाँ दिया हुआ है गोनोरोइया, दूसरा बता दिया गया साइफिलिस। कभी कभी पूछता है कि वायरस से होने वाले 2 एसटीडी का नाम लिखे, तो एक हम लोग लिखते हैं जेनाइटल वार्ट्स और एक हम लोग लिख देते हैं एड्स। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आने का चांस रहता है। ठीक, सो आपका सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज गोनोरोइया, सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, अप टू हाउ मेनी वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी इज कंसिडर्ड सेफ? कितने सप्ताह तक, गर्भधारण के पश्चात कितने सप्ताह तक एमटीपी को सुरक्षित माना गया है? ये एमटीपी क्या हुआ? एमटीपी हुआ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। किसी भी कारण से, जब किसी भी गर्भावस्था में माँ के जान को खतरा हो या होने वाले शिशु पर किसी प्रकार का खतरा हो, तो उस समय डॉक्टर के उचित परामर्श के पश्चात उस गर्भावस्था की स्थिति को खत्म किया जाता है ना। तो ये बोलता है कि कितने सप्ताह तक ये सुरक्षित है? आपके पास ऑप्शन ए है 4 वीक्स, बी है 28 वीक्स, सी है 12 सप्ताह तक और डी है 36 सप्ताह तक। आपका सही आंसर हो जाएगा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो है वो 12 सप्ताह तक सेफ माना गया है, लेकिन डॉक्टर के सलाह के पश्चात। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 11, द फंक्शंस ऑफ आईयूडीज आर। ठीक, आईयूडी स्टैंड्स फॉर इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस, इंट्रायूटराइन डिवाइस। इंट्रायूटराइन डिवाइस के कार्य क्या क्या हैं? पहला है टू प्रिवेंट द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, सेकेंड है टू प्रिवेंट द इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो, सी है इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म इन द यूट्रस एंड ऑल ऑफ दिस। क्या बोलता है कि अंडाणु के साथ निषेचन को रोकना, फिर भ्रूण के अंत्यारोपण को रोकना, फिर गर्भाशय में स्पर्म का फेगोसाइटोसिस मतलब निगलना, स्पर्म खत्म हो जाएगा, एंड डी ऑल ऑफ दिस। तो ये तीनों जो है वो इंट्रायूटराइन डिवाइस क्या हुआ? इंट्रायूटराइन डिवाइस वे डिवाइस हुए जिनसे कि अनचाहा गर्भ को रोका जा सकता है। तो ये तीनों उसके काम हो जाते हैं। वो एग से फर्टिलाइजेशन को भी रोकता है, एम्ब्रियो के इम्प्लांटेशन को भी रोकता है और स्पर्म के फेगोसाइटोसिस को बढ़ा देता है। स्पर्म मारा जाएगा यहाँ पे। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आईयूडी का सही कार्य क्या है? आईयूडी का सही कार्य ये तीनों है। तो आईयूडी जो है वो अनचाहे गर्भ को रोकने का एक सही तरीका है। ठीक, सो हम लोग यहाँ पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ नामक चैप्टर के जितने भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज थे उन सब का एमसीक्यू रिवीजन सीरीज में हम लोगों ने यहाँ पर प्रैक्टिस कर लिया। और आप सभी बच्चों को ये सलाह दी जा रही है कि ठंड का मौसम है, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि अभी आपके लिए एक एक पल, एक एक दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। पढ़ाई में मन लगाएं और अगले क्लास में हम लोग बढ़ते हुए क्रम में जो नेक्स्ट चैप्टर का जो एमसीक्यू होगा उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे।
तब तक आपका जो पढ़ाई हो चुकी है, जितने भी चैप्टर्स का MCQ आपको प्रैक्टिस कराया जा चुका है, आप सबको ध्यान से पढ़ें और क्लास अटेंड कीजिए। धन्यवाद।